बताइए डॉक्टर माधवी, आपने कार कैसे खरीदी? हमसे क्या छुपाना? अजय ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो इंस्पेक्टर अजय, ये कार कोई मैंने कैश में नहीं खरीदी है, बल्कि ईएमआई पर खरीदी है, वरना मेरी कहां इतनी सैलरी कि कार एकदम से उठा लूं। डॉक्टर माधवी ने बहाना बनाते हुए कहा। अच्छा, तो ये बात है, कोई और राज तो नहीं छुपाए ना आपका कार खरीदने के पीछे? अजय ने शक की निगाहों से पूछा। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर अजय, हाँ आप बिना क्या शक कर रहे हैं मुझ पर? नहीं डॉक्टर माधवी, मैं तो बस आपकी टांग खींच रहा था। क्या है ना, इंसान को हंसते हुए भी रहना चाहिए। अजय ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ सही कहा। डॉक्टर माधवी ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहा। कुछ ही देर में डॉक्टर माधवी और अजय पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर माधवी, मुझे यहां तक छोड़ने के लिए, अजय ने कार में से उतरते हुए कहा। अरे शुक्रिया किस बात का, एक दोस्त होने के नाते इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अच्छा अब मैं चलती हूँ। जी, और हो सके तो हमें भी कोई ईएमआई पर कार दिला देना आप मेरी फिर टांग खींच रहे हैं। अरे नहीं डॉक्टर माधवी, इस बार मैं सीरियस हूँ। क्या है ना, थक गया हूँ सरकारी जिप्सी में घूमते घूमते, सोचता हूँ खुद की ही कार ले लूं। पर आपको तो पता है इस सरकारी नौकरी में हमें मिलता ही क्या है, इससे ज्यादा तो हमारे खर्चे होते हैं। सही कहा आपने, मैं देखती हूँ कोई अच्छी सी स्कीम आए तो बताती हूँ आपको। जी जरूर बताइएगा, और ऐसी जिसमें आपका और मेरा दोनों का फायदा हो जाए। जी जरूर। इतना कहकर डॉक्टर माधवी अपनी कार स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। जब अजय पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है तो देखता है कि माखनलाल बेंच पर बैठकर खर्राटे भर भर सो रहा था। माखनलाल के खर्राटे लेने की आवाज आती है। माखनलाल, ओ माखनलाल, उठो जल्दी। अजय ने माखनलाल को उठाते हुए कहा, पर माखनलाल नहीं उठता है। अजय फिर कोशिश करता है माखनलाल को उठाने की। माखनलाल, ओ माखनलाल, उठो यार, काम है बहुत सारा करने को। अजय ने माखनलाल से तंग आते हुए कहा, पर माखनलाल फिर भी नहीं उठता है। अजय मन ही मन सोचने लग जाता है कि वो कैसे माखनलाल को उठाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है, माखनलाल, चुड़ैल देखो माखनलाल। चुड़ैल का नाम सुनकर माखनलाल घबरा जाता है और डरते हुए कहता है, कहां है चुड़ैल? यहां तुम्हारे सामने, अजय ने गुस्से में कहा। साहब आप भी ना मजाक करते हैं, डरा ही दिया था आपने तो मुझे। माखनलाल, मैंने तुम्हें स्टेशन से बाहर जाने के लिए मना किया था तो तुम यहीं पर सो गए, कुछ काम ही कर लेते। वो साहब मैं काम ही तो कर रहा था, पर पता नहीं काम करते करते कब नींद लग गई, कुछ पता ही नहीं चला। छोड़ो माखनलाल, तुम्हारे पास कोई ना कोई बहाना तो होता ही है ना। ये बताओ जो फाइल लाए थे वो कहां पर है? ये रही साहब। माखनलाल ने बेंच पर से फाइल उठाते हुए कहा। अजय माखनलाल के हाथ से फाइल लेता है और उसे खोलकर उसके पन्ने पलटने लग जाता है। ये फाइल तो बहुत मोटी है माखनलाल, मैं कब तक इसमें छाया का नाम ढूंढूंगा। तुमने फाइल पढ़ी या नहीं? साहब पढ़ी है ना, इसमें छाया का नाम 150वें पेज पर है। तो पहले ही बता देते। जरूरी है जब मैं बोलूं तभी बताओ, उससे पहले नहीं बता सकते क्या कुछ है? माखनलाल अजय की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। ये रही, मिल गई कृति छाया। इस फाइल के मुताबिक कृति छाया का पूरा नाम कृति छाया नेमा था और इसके पति का नाम डॉक्टर पीएन नेमा था और इनकी एक बच्ची भी थी, पर बच्ची का नाम इसमें लिखा नहीं है, बस एक चाइल्ड लिखा है। इसमें एक एड्रेस में गांव का डाला है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों पति पत्नी अपनी एक बच्ची के साथ मेगांव में रहते थे। डॉक्टर पीएन नेमा मतलब कि छाया का पति डॉक्टर था। माखनलाल जरा मुझे वो फाइल देना, मेगांव के हॉस्पिटल वाली, जिसमें हॉस्पिटल में कौन कौन काम करता था वो लिस्ट है। जी साहब अभी देता हूं, माखनलाल ने रैक के पास जाते हुए कहा। माखनलाल रैक के पास जाता है और रैक पर हॉस्पिटल की फाइल ढूंढने लग जाता है। थोड़ी ही देर में उसे वो फाइल मिल जाती है। ये लीजिए साहब। माखनलाल ने वो फाइल अजय को लाकर देते हुए कहा। अजय वो फाइल पकड़ता है और जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटने लग जाता है। पन्ने पलटने की आवाज आती है। अचानक से एक पन्ने पर रुककर अजय उसे पढ़ने लग जाता है। जैसे जैसे वो पन्ने पढ़ते जा रहा था, हैरान होता जा रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह
बदल गए थे। क्या हुआ साहब, आप ये फाइल देखकर इतना हैरान क्यों हो गए? माखनलाल ने पूछा। ये देखो माखनलाल, इस फाइल के मुताबिक छाया का जो पति था वो मेक के अस्पताल में काम किया करता था, यानी डॉक्टर पीएन नेमा। अजय ने माखनलाल को फाइल में डॉक्टर पीएन नेमा का नाम पढ़ाते हुए कहा। जब माखनलाल वो नाम पढ़ता है तो वो भी हैरान हो जाता है। माखनलाल भी शॉक्ड हो गया था। माखनलाल, तुम कुछ समझे? नहीं साहब, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बल्कि मैं तो और कंफ्यूज होता जा रहा हूं। माखनलाल, तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूं कि माजरा क्या है। मेक के स्कूल में जो टीचर काम करती थी उसका नाम कृति छाया था, जिसे सब छाया के नाम से जानते थे। और छाया को ही 19 साल पहले जला दिया गया था। छाया का जो पति था उसका नाम डॉक्टर पीएन नेमा है, जो कि मेक के हॉस्पिटल में डॉक्टर था। और ये जो गौरी है वो भी मेक के हॉस्पिटल में नर्स के रूप में काम किया करती थी। इन तीनों में आपस में कोई ना कोई तो संबंध जरूर है। हमें 19 साल पहले दफनाया गया राज खोदना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि आखिर छाया को 19 साल पहले क्यों जलाया गया था। तभी हम छाया को इंसाफ दिला पाएंगे। पर कैसे साहब, हम 19 साल पहले दफनाया राज कैसे खोदेंगे? माखनलाल, जो फाइल तुम लेकर आए हो ना, उसमें डॉक्टर पीएन नेमा का पुराना एड्रेस दिया है। वो कौन से शहर से आए थे? कौन से शहर से आए थे साहब? इसमें इंदौर लिखा है और एड्रेस भी दिया है। अब वहीं पर जाकर हमें पीएन नेमा और छाया की जन्म कुंडली मिलेगी। मुझे अब इसी वक्त निकलना होगा, रात की ट्रेन से। एक काम करो माखनलाल, तुम यहां पर सब संभाल लेना, जब तक मैं डॉक्टर पीएन नेमा और छाया की कुंडली निकाल कर आता हूं। साहब, जाना जरूरी है क्या? मुझे आपका वहां पर जाना कुछ ठीक नहीं लगता। माखनलाल, तुम ये कैसी बातें करो पुलिस वाले होकर? मुझे पता है तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। और भूत प्रेत से बचने के लिए मेरे गले में तुमने जो बजरंगबली का गदा वाला लॉकेट दिया था ना, वो तो है ही ना। अजय ने माखनलाल के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए वो गदे वाला लॉकेट दिखाते हुए कहा। हाँ साहब, फिर ठीक है। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, अजय ने चिल्लाते हुए कहा। रात के 11 बज रहे थे। कड़ाके की ठंड थी। बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं। तन्वी अपने कमरे में बैठकर कुलदीप का इंतजार कर रही थी। कुलदीप अभी तक नहीं आया था। पिछली रात हुए उनके बीच के झगड़े की नाराजगी अभी तक दोनों में बरकरार थी। ना तन्वी कुलदीप से अच्छे से बात कर रही थी और ना ही कुलदीप तन्वी से अच्छे से बात कर रहा था। तन्वी के कमरे की खिड़की खुली हुई थी, जिससे ठंडी ठंडी हवाएं कमरे के अंदर आ रही थीं और सीधे तन्वी के चेहरे पर पड़ रही थीं। पर तन्वी को जरा सी भी ठंड महसूस नहीं हो रही थी। तन्वी ने रेड रंग की नाइटी पहनी हुई थी। वो नाइटी स्लीवलेस थी, जिसमें उसकी गोरी गोरी बाजुएं साफ साफ नजर आ रही थीं। उस रेड कलर की नाइटी में तन्वी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तन्वी बेड पर बैठकर खिड़की के बाहर देखते हुए कुलदीप के बारे में सोच ही रही थी। कुलदीप बिना कहां गया होगा? क्या वो अभी तक मुझसे नाराज होगा? आज से पहले कुलदीप मुझसे इतनी देर तक कभी नाराज नहीं हुआ है। तन्वी यही सब सोच रही थी कि वहां पर कुलदीप आ जाता है। तन्वी को पता ही नहीं चलता है कि कब कुलदीप कमरे के अंदर आ जाता है, और वो तो अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। तन्वी, ये तुम खिड़की खोलकर क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। कुलदीप ने खिड़की बंद करते हुए कहा। तन्वी कुलदीप की बातों का कुछ जवाब नहीं देती है। वो अभी भी अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। कुलदीप तन्वी के सामने जाकर बैठ जाता है और देखता है कि उसके गालों पर आंसू की एक बूंद थी। कुलदीप उस आंसू की बूंद को अपने हाथों से पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ तन्वी, तुम रो क्यों रही हो? जब तन्वी कुलदीप के हाथ का अपने गालों पर स्पर्श पाती है
तो वो अपने ख्यालों में से बाहर आ जाती है। अरे कुलदीप, तुम कब आ गए? तन्वी ने रोंदे हुए गले से कहा। जब कुलदीप तन्वी की रुंधी हुई आवाज सुनता है तो समझ जाता है कि वो उसके आने से पहले बहुत रोई है। वो तन्वी को खुश करने के अंदाज से कहता है, जब मेरी क्वीन रो रही थी ना, तब मैं आया। अच्छा? तन्वी कुछ देर रुक कर कहती है, सॉरी कुलदीप, मुझे माफ कर दो। मुझे तुमसे उस कदर बात नहीं करनी चाहिए थी। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तन्वी, कि मुझे तुम्हें सब बता देना चाहिए था कि मैं दास गांव में रहता हूं और हम यहां पर भी मां की तबीयत देखने नहीं, बल्कि हमारी रिसेप्शन पार्टी देने के लिए आए थे। नहीं कुलदीप, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। नहीं तन्वी, मुझे सॉरी बोलना चाहिए। नहीं कुलदीप, मुझे। बस मेरी क्वीन, बस, वरना सारी रात सॉरी में ही बीत जाएगी और मैं हसीन रात सॉरी कहते हुए नहीं बिताना चाहता हूं। कुलदीप ने शरारत भरे अंदाज में कहा। तो फिर कैसे बिताना चाहते हो मेरे किंग? तन्वी ने कुलदीप की शरारत भरी निगाहें पढ़ते हुए कहा। कुलदीप तन्वी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों से तन्वी की गोरी बाहें पकड़ लेता है। जब कुलदीप तन्वी को पकड़ता है तो तन्वी के तन बदन में आग लग जाती है। कुलदीप खिड़की की तरफ इशारा करते हुए प्यार से कहता है, वो देखो तन्वी, वो चांद काली घटाओं के बीच कितना सुंदर दिख रहा है ना। जिस तरह वो अपनी लालिमा से इस काली रात को इतना रोशन कर रहा है, मैं चाहता हूं उसी लालिमा की तरह तुम मेरी जिंदगी की काली घटा को रोशन कर दो। तन्वी कुलदीप से शरारत भरे अंदाज में कहती है। पर कुलदीप, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रोशन कर दूं, फिर उसके लिए तो तुम्हें वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज जाना पड़ेगा? पर क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। कुलदीप ने हैरानी के साथ कहा। वो इसलिए मेरे किंग, क्योंकि अभी तो तुम गोरे हो ना। जब तुम वेस्ट इंडीज जाओगे और वहां से काले होकर आओगे, तभी तो तुम काले होगे और तभी मैं तुम्हारी काली घटा को अपनी लालिमा से रोशन करूंगी। तन्वी ने हंसते हुए कहा। तन्वी, पता है ये बहुत ही बकवास जोक था, तुम्हें हंसते हुए देखकर अच्छा लगा, कुलदीप ने मुंह बनाते हुए कहा। कुलदीप ने इतना ही कहा था कि तन्वी अपनी बाजुएं कुलदीप के हाथ में से छुड़ाती है और उसे दूर भागने लग जाती है। रुको, अभी मजा चखाता हूं तुम्हें। यह कहकर कुलदीप तन्वी को पकड़ने लग जाता है और तन्वी हंसते हुए बेड के चारों तरफ घूमने लगती है। कुलदीप तन्वी को पकड़ने लगता है, पर तन्वी बेड के चारों तरफ कभी यहां तो कभी वहां पर घूम रही थी, जिस कारण वो कुलदीप के हाथ में नहीं आ रही थी। कुलदीप सोच ही रहा था कि वो तन्वी को कैसे पकड़े। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, चूहा चूहा, तन्वी तुम्हारे पैर के पास चूहा। चूहे का नाम सुनते ही तन्वी आ चिल्लाते हुए झट से बेड के ऊपर चढ़ जाती है और बेड के ऊपर ही अपने पैर जोर से पटक पटक कर कूदने लग जाती है। जैसे ही तन्वी बेड के ऊपर चढ़ती है, कुलदीप भी बेड के ऊपर चढ़ जाता है और अपने दोनों हाथों से तन्वी को अपनी बाहों में पकड़ लेता है। हाँ तो क्या कह रही थी मिसेस तन्वी तुम? कुलदीप ने तन्वी को पीछे से पकड़ते हुए कहा। क्या बोल रही थी जरा बताना, कुछ भी तो नहीं बोल रही थी, तन्वी ने मासूम बनते हुए कहा। कुलदीप अपनी कलाइयों को और कस के दबाने लगता है, जिससे तन्वी उसके और करीब आ जाती है। तन्वी सांसें भरे हुए कहती है, कुलदीप छोड़ो मुझे। नहीं तन्वी, आज नहीं, आज रात मुझे तुम में समाने दो। आज रात सब कुछ भुलाकर मैं एक नई दुनिया बसाना चाहता हूं, जहां पर कुछ नहीं होगा, ना ही कोई गिला, ना ही कोई शिकवा, सिर्फ मैं और तुम। अच्छा, फिर उस दुनिया में क्या करेंगे हम? तन्वी ने कुलदीप की आंखों में देखते हुए कहा। कुलदीप अपने होंठ तन्वी के कान के पास ले जाते हुए फुसफुसाते हुए कहता है, प्यार। और वो कैसे करते हैं? तन्वी ने भी धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। बताऊं? कुलदीप ने धीरे से कहा। हां बताओ कुलदीप। तन्वी की सांसें ऊपर नीचे होने लगती हैं। तन्वी का दिल और जोर से धड़कने लग गया था। कुलदीप
तन्वी को अपनी बाहों में उठा लेता है। जैसे ही कुलदीप तन्वी को अपनी बाहों में उठाता है, तन्वी की लंबी लंबी जुल्फें उसके चेहरे पर आ जाती हैं, जिस कारण उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। कुलदीप ने अपने दोनों हाथों से तन्वी को अपनी गोद में उठा रखा था। कुलदीप अपने सिर के सहारे से तन्वी के चेहरे पर के बाल हटाने लग जाता है। कुलदीप ने अपना सिर तन्वी के चेहरे पर आगे पीछे करने से कई बार तन्वी के होठ कुलदीप के गालों पर लगे हुए थे और कुलदीप के होठ तन्वी के गालों पर। जब कुलदीप अपने सिर के सहारे से तन्वी के चेहरे के बाल हटा देता है तो अचानक से पता नहीं उसे क्या होता है। उसके तन बदन में कौन सी आग लगती है। वो तन्वी के माथे को चूमने लगता है। जैसे ही कुलदीप तन्वी के माथे को चूमता है, तन्वी अपनी आंखें बंद कर लेती है। माथे के बाद कुलदीप तन्वी के गालों को चूमने लग जाता है। कुलदीप अपनी बाहों को और कस कस के दबाता जा रहा था, जिससे तन्वी उसके और करीब आती जा रही थी। दोनों के तन बदन की गर्मी बढ़ने लग गई थी। कुलदीप तन्वी के लबों को चूमने के लिए अपने लब उसके लब के पास लाने लगता है। कुलदीप तन्वी के लब चूमने ही वाला था कि तभी धड़ाम से आवाज आती है और जिस बेड पर तन्वी और कुलदीप खड़े होकर एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, वो टूट जाता है। कुलदीप पहले गिरता है और उसके बदन के ऊपर तन्वी गिरती है, जिस कारण उसे चोट नहीं लगती। तन्वी कुलदीप के बदन पर लेटे लेटे ही हंसने लगती है और कहती है, लो हो गई तुम्हारी रात सुहानी। कुलदीप तन्वी को और कसकर अपनी बाहों में पकड़ते हुए कहता है, होने दो, यही तो प्यार है हमारा। वो प्यार ही क्या जिसमें पिया का साथ छूटे, और वो प्यार ही क्या जिसमें पिया के संग पलंग न टूटे। कुलदीप ने तन्वी के होठों को चूमते हुए कहा। अगले ही पल तन्वी और कुलदीप एक ही ब्लैंकेट के अंदर थे। तन्वी के कपड़े नीचे जमीन पर पड़े हुए थे और उसी के पास कुलदीप के कपड़े पड़े हुए थे। बेड काफी बड़ा था और बीच में से टूटा था, जिस कारण कुलदीप और तन्वी बेड के एक हिस्से पर साथ साथ अच्छे से लेटे हुए थे। तन्वी ने अपना सिर कुलदीप के सीने पर रखा हुआ था और कुलदीप बार बार अपने हाथों से तन्वी के बालों में हाथ फेर रहा था। कुलदीप का गाल, माथा, यहां तक कि पूरा फेस तन्वी के लिपस्टिक के लाल रंग के निशान से भरा हुआ था। वो निशान साफ साफ नजर आ रहे थे। तन्वी के बाल कुलदीप के चेहरे पर बिखरे हुए थे। कुलदीप, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिंदगी भर में तुम्हारी निबाहों में अपनी जिंदगी बिता दूं? तन्वी ने कुलदीप के सीने पर लेटे लेटे कहा। हां, हो सकता है तन्वी, क्यों नहीं हो सकता। मैं भी अपनी सारी जिंदगी तुम्हारी इन सुनहरी जुल्फों के साथ खेलते ही बिताना चाहता हूं। कुलदीप ने तन्वी की जुल्फों को अपनी उंगली में गुत्थे हुए कहा। तन्वी अपना हाथ कुलदीप के सीने पर फेरने लगती है और कहती है, कुलदीप, रात बहुत हो चुकी है, अब हमें सो जाना चाहिए। देखो घड़ी में 3 बज गए। नहीं तन्वी, आज रात नहीं। पता नहीं क्यों, बस मैं आज रात सोना नहीं चाहता। फिर क्या करना चाहते हो सारी रात कुलदीप? यूं तन्वी ने धीरे से कहा। मैं तुम्हें और प्यार करना चाहता हूं तन्वी। कर तो लिया कुलदीप, और कितना करोगे? पता नहीं तन्वी, शायद उम्र भर। यह चाहत का ऐसा घड़ा है तन्वी जो कभी नहीं भर सकता। इतना कहकर कुलदीप तन्वी को नीचे लिटा देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है। उसके खूबसूरत गोरे चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुलदीप फिर से बेकाबू हो रहा था। वो फिर से तन्वी के माथे को चूमने लगता है। तन्वी उस एहसास को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुलदीप बार बार धीरे धीरे तन्वी के माथे को चूमता जा रहा था। तन्वी बार बार
धीरे से कह रही थी, क्या करे हो कुलदीप? और कुलदीप धीरे से तन्वी के माथे को चूमते हुए कहता है, कुछ भी तो नहीं। माथे को चूमने के बाद कुलदीप तन्वी के गालों को चूमने लग जाता है। गालों से होंठ पर होंठ से गले पर चूमते हुए कुलदीप बैठकर तन्वी को पीछे से ऐसे पकड़ता है कि उसका हाथ तन्वी के पेट पर होता है और वो फिर से उसके गले पर किस करने लगता है। तन्वी अपनी आंख बंद करके बार बार कुलदीप से कह रही थी, क्या करे हो कुलदीप? और तन्वी को प्यार करते हुए वो कहता है, कुछ भी तो नहीं। कड़ी ठंड में भी उन दोनों को ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था उनके प्यार करने के लिए रात भी कम पड़ जाएगी। गले से चूमते हुए कुलदीप हल्के हाथों से तन्वी के पेट पर हाथ फेरता है। आंखें बंद करके तन्वी कुलदीप के एक एक स्पर्श को महसूस कर रही थी। वो इतनी मदहोश हो गई थी कि अपनी सुध-बुध खो बैठी थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कुलदीप के साथ पहली बार सोई है। तन्वी को कुलदीप का स्पर्श ठीक रुद्र के स्पर्श की तरह लग रहा था। जिस तरह रुद्र उसे छूता था, उसे चूमता था, उसे वो एहसास कराता था जिसकी कामना हर लड़की करती है। तन्वी इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ रुद्र नहीं बल्कि कुलदीप है, और वो कुलदीप के स्पर्श को रुद्र का स्पर्श समझते हुए आंखें बंद करके ही कहती है, क्या करे हो रुद्र? रुक जाओ ना, अब रुक जाओ, आगे मत बढ़ो रुद्र। कुलदीप तन्वी के पेट को चूमने ही वाला था कि तन्वी के मुंह से रुद्र का नाम सुनकर कुलदीप रुक जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है। उसके तन बदन की सारी ख्वाहिश एक ही पल में मर जाती है। तन्वी फिर एक बार धीरे से मदहोशी में बोलती है, क्या करे हो रुद्र? रुद्र का नाम सुनकर कुलदीप दंग रह गया था। वो बड़ी बड़ी आंखें करके तन्वी के सामने मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता है। अपने बदन पर किसी का स्पर्श ना पाकर तन्वी अपनी आंखें खोल लेती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे एहसास होता है कि उसके साथ रुद्र नहीं कुलदीप था। तन्वी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगती है कि ये मुझसे क्या हो गया। कुलदीप हैरानी के साथ शॉक्ड होकर तन्वी को घूरे जा रहा था। सॉरी कुलदीप, मुझे माफ कर दो, पता नहीं आज मेरी जुबान से क्या निकल गया, तन्वी ने धीरे से कहा। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए तन्वी, शायद मैं तुम्हें रुद्र जितना प्यार कभी नहीं कर पाया, तभी आज तक तुम उसका नाम अपनी जुबान से ले रही हो। नहीं कुलदीप, ऐसी बात नहीं है, तन्वी ने रोते हुए कहा। तन्वी की आंखों से अश्कों की धारा बहने लगी थी। ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है तन्वी? फिर क्यों इस पल जो सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ का होता है, उस पल तुम्हारे लबों पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड का नाम आया? तन्वी के पास कुलदीप के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि वो आज तक रुद्र के स्पर्श को क्यों नहीं भुला पाई थी। कुलदीप बेड पर से उतरता है और जमीन पर पड़ी अपनी पैंट उठाकर पहनने लगता है। तन्वी ब्लैंकेट से अपने बदन को ढकते हुए उठती है और कहती है, इतनी रात में कहां जा रहे हो कुलदीप? कुलदीप तन्वी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। नीचे ही पड़ी वो अपनी शर्ट को उठाता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। रुक जाओ कुलदीप, कहां जा रहे हो इतनी रात में? मुझे यूं अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम्हें तो सारी रात मेरी बाहों में बितानी थी ना, तन्वी ने रोते रोते हुए बेड पर बैठकर कहा। हाँ तन्वी, बाहों में बितानी थी, पर तुम्हारी बाहों में नहीं, मेरी तन्वी की बाहों में। उन बाहों में नहीं जो किसी और की हवस का शिकार बन गई है। क्या कहा? हवस? तन्वी को हवस सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने अतीत में एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, जिसकी सजा शायद नर्क में भी ना हो। हाँ तन्वी, हवस। रुद्र तुम्हें अपनी हवस का शिकार बनाकर छोड़ चुका है। तुम किसी और की झूठन हो तन्वी। क्या कहा कुलदीप? मैं किसी की झूठन हूं? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कुलदीप कि एक दिन तुम मुझे इतना नीचे गिराओगे, तन्वी ने रोते हुए कहा। नीचे तो तुम खुद गिर चुकी हो तन्वी, और इतना नीचे कि वहां से तुम कभी नहीं उठ सकती। तुम मुझे गलत समझ रहे हो कुलदीप। क्या कहा तन्वी? मैं गलत समझ रहा हूं तो तुम ही बता दो, सही क्या है तन्वी?
कुलदीप ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। तन्वी चुप हो जाती है। तन्वी के पास कुलदीप के किसी सवाल का जवाब नहीं था। तुम्हारी खामोशी बता रही है तन्वी कि मैं सच बोल रहा हूं। नहीं कुलदीप, ऐसा नहीं है। रुद्र ने कोई मुझे अपनी हवस का शिकार नहीं बनाया है, बल्कि वो तो बहुत प्यार करता था मुझसे। और मैंने तुम्हें बताया तो था कि हम क्यों अलग हुए थे और हमारे बीच क्या क्या हुआ था। वही तन्वी, उसने तुम्हारा यूज करके तुम्हें छोड़ दिया और मुझे किसी और की झूठन पसंद नहीं। इतना कहकर कुलदीप गुस्से में गेट लाकर वहां से चला जाता है। कुलदीप रुको तो, मेरी बात तो सुनो। तन्वी कुलदीप को आवाज लगाती रह जाती है, पर कुलदीप नहीं रुकता है। तन्वी बिस्तर पर ही ब्लैंकेट से अपना बदन ढकते हुए रोने लग जाती है। रात के 11 बज रहे थे और रुद्र, समीर, अर्जुन, अनन्या और पीयूष सब एक साथ बेड पर बैठे हुए थे। पीयूष ने कहा, यार अनन्या, आज तुझे नींद नहीं आ रही? अनन्या ने कहा, नहीं आ रही मोटे। तुझे क्या करना है मुझे नींद आए या ना आए? तू क्या मुझे लोरी गाकर सुनाने वाला है जो तू पूछ रहा है? पीयूष ने कहा, यार तू चिढ़ क्यों रही है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो रोज तू जल्दी सो जाती है ना, इसीलिए। समीर ने कहा, वैसे मोटे एक बात बता, तुझे कब से अनन्या की इतनी फिक्र होने लग गई जो तू उससे पूछ रहा है नींद आ रही है या नहीं? वो कभी भी सोए, उसकी मर्जी, उसकी जिंदगी। पीयूष ने कहा, ऐसे कैसे उसकी जिंदगी? आखिर प्यार करती है वो मुझसे। आखिर मैं उसका ख्याल नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा? क्या कहा, प्यार करती है? अर्जुन ने कहा, यार अनन्या, ये पीयूष क्या बोल रहा है? क्या तू उससे प्यार करती है? अनन्या ने कहा, ए मोटे, ये तू मुझे बदनाम क्यों कर रहा है? मैंने कब कहा मैं तुमसे प्यार करती हूं? यार तू नहीं तो कल रात मुझे आई लव यू बोला था, भूल गई? जब वो चील हम दोनों पर हमला कर रहे थे। अनन्या ने कहा, यार वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था, मन किया था तो। क्या कहा, मन किया था तो? यार तुम लड़कियां भी ना कमाल की होती हो। मुझको तो लगा तुम सच में मुझसे प्यार करती हो। क्या कहा, प्यार? और मैं? मोटे सूरत देखिए तूने अपनी। वो तो मैंने बस उस दिन इसलिए बोल दिया था कि मरने के बाद ऊपर जाकर तुझे ये ना लगे कि कोई तुझसे प्यार नहीं करता। अनन्या की बात सुनकर अर्जुन और समीर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अर्जुन ने समीर से पूछा, समीर अब तेरा हाथ कैसा है? अभी भी दर्द हो रहा है क्या? समीर ने जवाब देते हुए कहा, नहीं यार, अब ठीक है। डॉक्टर माधवी ने मरहम लगाया था तो उससे काफी आराम है। अर्जुन बहुत देर से देख रहा था कि रुद्र किसी सोच में डूबा हुआ था। वो उनके साथ बातें करने में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने रुद्र से पूछा, यार रुद्र, मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूं, तू बहुत चुप चुप है। कुछ चल रहा है क्या तेरे दिमाग में? कुछ नहीं यार, बस यही सोच रहा था कि तन्वी, अजय और मेरे सपने का कनेक्शन कैसे हो सकता है। हम तीनों के सपने एक दूसरे से लिंक कैसे हो सकते हैं? हाँ यार, अनन्या ने कहा, यह बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही है। रुद्र ने कहा, यार प्रोफेसर ने कहा था कि हमें हमारे सपने में जो भी दिखता है वो सब हमारी असल जिंदगी से रिलेटेड होता है। या तो हमारे पूर्व जन्म से रिलेटेड होता है या फिर हमारे बचपन से। रुद्र की बात सुनकर पीयूष हंसने लगता है और कहता है, यार तू अभी भी ये पुनर्जन्म की बातों पर यकीन करता है? समीर ने कहा, अर्जुन तुझे क्या लगता है, तूने कभी ये पुनर्जन्म के बारे में पढ़ा है? यार पढ़ा तो है, गीता में लिखा भी है, वासांसी जीर्णानि यथा विहा नवानि गृहाति रोआपाणी तथा शरणानि विहाय जीर्णा नयनानि संयाति नवानि देही। पीयूष ने कहा, यार अर्जुन, हमें पता है तुझे संस्कृत आती है, तू हिंदी में समझाएगा तूने क्या बोला? यार मतलब ये है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसी हमारी आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होती है। समीर ने कहा, इसका पुनर्जन्म के साथ क्या लेना देना हो गया? लेना देना है, देख, महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क यह है कि मुझे मेरे सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं। तुझे नहीं याद होने के कारण तेरे लिए संसार नया और तू फिर से आसक्ति पाले बैठा है।
पीयूष ने कहा, मतलब ये कि रुद्र का पुनर्जन्म हुआ है और उसे उसके पुनर्जन्म के बारे में नहीं पता है? नहीं मोटे, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर क्या मतलब था? देख, मेरा मानना है कि पुनर्जन्म होते हैं और कई वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च की है और वैज्ञानिक डॉक्टर इयान स्टीवंस ने इस पर किताब लिखी है। और सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, महापुरुष ओशो रजनीश ने भी अपने प्रवचन में पिछले जन्मों के बारे में बताया है। पर मुझे लगता है रुद्र का पुनर्जन्म नहीं हुआ है। समीर ने कहा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि रुद्र का पुनर्जन्म नहीं हुआ है? तू इतनी गारंटी के साथ कैसे बोल सकता है? ये जो तुम पुनर्जन्म की बातें कर रहे हो ना, तुम में से कोई पहले मुझे ये बताओ कि ये पुनर्जन्म होता क्यों है? समीर, पीयूष, अनन्या और रुद्र सब एक दूसरे की सूरत देखने लग जाते हैं। अर्जुन समझ जाता है उनमें से किसी को नहीं पता और कहता है, नहीं पता ना, मैं बताता हूं। हमारा ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। हमारे शरीर को जब जला दिया जाता है तो उसके अंदर का आकाश में लीन हो जाता है, वायु भी वायु में समा जाती है, अग्नि में अग्नि और जल में जल समा जाता है और आखिरी में बच जाती है राख, जो धरती का हिस्सा है। और उसके बाद कुछ है जो बच जाता है, वो है हमारी आत्मा, जो कभी नहीं मरती, जो सिर्फ अमर है। समीर ने कहा, हाँ हमें पता है, तूने बताया था। तो फिर ये भी बताया था कि मरने के बाद आत्मा जो अधूरी इच्छाओं के साथ मरते हैं या वक्त के पहले मर जाते हैं, उनकी आत्मा इसी लोक में भटकती रहती है और फिर बाकी की आत्माएं अपने अपने कर्म के हिसाब से नरकलोक और स्वर्गलोक जाती हैं। पीयूष ने कहा, हाँ हाँ बताया था, याद है मुझे भी। तुम्हें पता है, ये जो कर्म है ना, इसका ही मेन रोल है पुनर्जन्म में। कर्म और पुनर्जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कर्मा के फल के भोग के लिए पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के कारण फिर नए कर्म बनते हैं और ये चक्र चलता रहता है जब तक हमारे सारे पाप धुल ना जाएं। और जब हमारे सारे पाप धुल जाते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। समीर ने कहा, यार अर्जुन, तू सवाल से भटक रहा है। मैंने तुझसे पूछा था कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि रुद्र का पुनर्जन्म नहीं है। यार मैं सवाल से भटक नहीं रहा हूं, वही समझा रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है इंसान के मरने के बाद वापस से उसे अगले जन्म में इंसान का रूप मिल जाता है? पीयूष ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या। ऐसा नहीं है मोटे, पुराणों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हमारी आत्मा को मनुष्य का रूप मिलता है। मरने के बाद इंसान को कोई सा भी रूप मिल सकता है, जैसे सांप, बिच्छू, मछली, कुछ भी। यार ये सही कह रहा है, मेरी भी मम्मी कहती थी मछली रूप में जन्म लेने के बाद ही हमारा इंसान के रूप में जन्म होता है। और ये जो सांप होते हैं ना, इन्हें अपने 7 जन्मों के बारे में पूरा याद होता है। पीयूष ने कहा, तो मतलब ये जो फिल्मों में हम नाग नागिन पिछला जन्म करण अर्जुन मूवी देखते थे, ये सब सच है? मोटे, इस दुनिया में कुछ भी काल्पनिक नहीं है, सब हमारी असल जिंदगी से ही लिया जाता है और ज्यादातर हमारे वेद पुराणों ग्रंथों में से इसी से सारी दुनिया चल रही है, समझा? यार फिर यदि रुद्र का पुनर्जन्म नहीं हुआ है तो फिर एक ही सपना उसे बार बार क्यों दिखता है? कुछ तो कनेक्शन होगा ना उसके सपने से। अर्जुन ने कहा, हाँ यार, जितना मुझे लगता है उस हिसाब से हो सकता है कि रुद्र के बचपन में ऐसी कोई घटना घटी हो जिसे वो भुला नहीं पा रहा हो और रह रहकर उसे वो याद आ रही हो। और प्रोफेसर प्रताप नारायण ने भी तो यही कहा था कि रुद्र तेरे बचपन की कोई घटना हो सकती है। हाँ यार, पर प्रॉब्लम तो यही है ना कि बचपन के बारे में मुझे ज्यादा कुछ याद ही कहाँ है। अगर याद होता तो बात ही क्या होती। रुद्र ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सभी लोग कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं, पर किसी के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी अनन्या के दिमाग में एक आइडिया आता है और झटपटाहट के साथ कहती है, गाइस, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पिछली रात जैसे अर्जुन, रुद्र और समीर पंडित सुशलाचार्य के पास में गए थे, इस बार भी ले जाएं? हाँ यार, मेरी महबूबा ने ठीक कहा है, तू ऐसा कर सकता है। पीयूष ने कहा, ओए मोटे, तूने महबूबा किसे बोला? अनन्या ने गुस्से में बोला, तुझे और किसे जान। ओए जानमान, महबूबा किसी और को बोलना, समझा? यहाँ नहीं। अनन्या ने कहा, यार तुम दोनों चुप रहोगे थोड़ी देर। अर्जुन तू बताना, कल रात जैसे हम पास में जा सकते हैं? रुद्र ने कहा, या रुद्र, बात यह है कि देख, पंडित सुशलाचार्य जी के अतीत में जाने के लिए हमारे पास उनका कड़ा था, जिसके सहारे हम उनके अतीत में गए थे। तेरे अतीत में जाने के लिए हमें भी तेरी कोई चीज चाहिए होगी बचपन की, जो बचपन से जुड़ी हो। क्या तेरे पास ऐसी कोई चीज है
यार मेरे बचपन के बहुत सारे खिलौने किताबें रखी हैं मेरे कमरे में, वो दूं क्या तुझे लाकर? रुद्र ने कहा। नहीं यार, इससे काम नहीं चलेगा। इससे तो तेरे बचपन में तू चला जाएगा, पर प्रॉब्लम यह है कि फिर तू उस खिलौने से जुड़ी यादें रख पाएगा। वो खिलौना तुझे किसने दिया था? तू उसके साथ कैसे खेलता था? यार ये देखकर मैं क्या करूंगा? रुद्र ने नाराज होते हुए कहा। वही तो यार, अर्जुन ने कहा। समझ नहीं आ रहा तुझे अपने बचपन की चीज क्या दूं? सभी लोग सोचने लग जाते हैं कि अब आगे क्या करें। तभी समीर का दिमाग चलता है और वो कहता है, यार वो फोटो। कौन सी फोटो? अनन्या ने कहा। यार वही रुद्र के बचपन की फोटो जो हमें तन्वी के हाथ में मिली थी जब तन्वी हमें मिली थी पहाड़ी वाले जंगल के अंदर, समीर ने कहा। हाँ यार, और वो तो वही फोटो है ना जो तूने तेरे सपनों में गौरी को भिखारी को देते हुए देखी थी और इंस्पेक्टर अजय माखनलाल को भिखारी की झोपड़ी के अंदर के संदूक से मिली थी, अनन्या ने कहा। हाँ यार, मुझे भी लगता है कि उससे काम हो सकता है, क्योंकि इस फोटो में रुद्र की उम्र करीब 7-8 साल की थी और वो स्कूल की ड्रेस पहना हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि वो उसके बचपन की फोटो है। उससे हम रुद्र का अतीत देख सकते हैं, पीयूष ने कहा। वो फोटो कहाँ रखी है रुद्र? समीर ने कहा। रुद्र कुछ याद करते हुए कहने लग जाता है। कहाँ रखी है वो फोटो? कहाँ रखी है वो फोटो? मेरे पास रखी है, अर्जुन ने कहा। सभी लोग अर्जुन को घूरने लग जाते हैं। अर्जुन बेड पर से उठता है और अपना बैग खोलता है और उसके अंदर से रुद्र के बचपन की फोटो निकालता है और वापस से आकर बेड पर बैठ जाता है। यार तो फिर इस बार फिर क्या तुम लोगों की रूह दूसरे ब्रह्मांड में जाएगी? पीयूष ने कहा। नहीं, इस बार नहीं जाएंगे, अर्जुन ने जवाब दिया। फिर हम रुद्र के बचपन में कैसे जाएंगे? समीर ने कहा। दूसरे तरीके से। कैसे दूसरे तरीके से? अनन्या ने कहा। देखो, पिछली बार हमें पंडित सुशलाचार्य के पास में जाना था, पर इस बार तो रुद्र को खुद उसके पास में ही जाना है ना, तो दूसरे ब्रह्मांड में जाने की जरूरत ही क्या है? मतलब ये कि इस बार हम में से किसी को भी रुद्र के अतीत में नहीं जाएंगे, सिर्फ रुद्र की रूह ही उसके अतीत में जाएगी, समीर ने कहा। नहीं भाई, किसी की रूह किसी भी दूसरे ब्रह्मांड में नहीं जाएगी, रुद्र की रूह भी नहीं। व्हाट? फिर तू रुद्र को उसके अतीत के बारे में कैसे याद दिलाएगा? अनन्या ने कहा। हिप्नोसिस के जरिए। क्या? सबने एक साथ हैरानी से कहा। हाँ भाई, तुमने हिप्नोसिस का तो नाम सुना ही है ना? हाँ, वही ना जिसमें फिल्मों नाटकों में क्रिमिनल किसी को हिप्नोटाइज करके उससे हत्या या फिर आत्महत्या करवा लेते हैं, पीयूष ने कहा। बस यही तो गलती हमारे इंडिया के लोगों की, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम जो फिल्मों में देखते हैं ना, उसे ही सच मान लेते हैं। यही वजह है कि अधिकांश लोग हिप्नोसिस जैसी टेक्निक को पूरी तरह से ठुकरा चुके हैं, जबकि हिप्नोसिस असलियत में हमारे जीवन में बहुत यूजफुल है, अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है यार? अनन्या ने अपना मुंह फाड़ते हुए कहा। सच में यार, तुम्हें पता है सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस भारतवर्ष की प्राचीनतम और सर्वश्रेष्ठ विद्या है। सम्मोहन विद्वाकों को प्राचीन समय में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से पुकारा जाता था। हिप्नोसिस में स्मेरिज्म का ही सुधारा रूप है। ये यूनानी भाषा में हिप्नोस से बना है, जिसका अर्थ होता है निंद्रा और सम्मोहन। पहले के जमाने में इस विद्या का यूज भारतीय साधु संत सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते थे। जब ये विद्या गलत लोगों के हाथ लगी तो उन्होंने इसके जरिए काला जादू और लोगों को अपने वश में करना चालू कर दिया और फिर धीरे धीरे ये लुप्त यानी गायब हो गई। फिर आधुनिक युग में भारत की सम्मोहन विद्या पर पश्चिमी जगत ने 18वीं शताब्दी में ध्यान दिया। भारत की इस रहस्यमय विद्या को अर्थ विज्ञान के रूप में दर्जा दिलाने का क्रेडिट सबसे पहले ऑस्ट्रियावासी फ्रांस मैस्मर को जाता है। बाद में 19वीं शताब्दी में डॉक्टर जेम्स बेड ने मैस्मर के प्रयोगों में सुधार किया और इसे एक नया नाम दिया, हिप्नोसिस। तुम्हें पता है ये हिप्नोसिस काम कैसे करता है? कैसे करता है? रुद्र ने कहा। देख रुद्र, हमारे मन की ना 2 अवस्थाएं होती हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। 2 मिनट, ये चेतन मन और अवचेतन मन क्या मतलब? पीयूष ने बीच में ही अर्जुन को रोकते हुए कहा। चेतन मन मतलब डेली जो हम कार्य करते हैं वो चेतन मन में ही करते हैं, इसे जागृत मन भी कहते हैं। अवचेतन मन मतलब जब हमारा मन सपने देख रहा हो, उस स्थिति में हमारा मन अवचेतन होता है। सम्मोहन के दौरान चेतन मन को डिस्ट्रैक्ट करके उसे सुला दिया जाता है और अवचेतन मन को जागृत किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसे वो शक्ति महसूस नहीं होती, क्योंकि उस वक्त वो जो उसे हिप्नोटाइज कर रहा होता है उसके ऑर्डर को मानता है। अच्छा, समीर ने कहा। सम्मोहन वैसे कई प्रकार के होते हैं, पर जो मेन है वो 5 हैं। पहला आत्म सम्मोहन, जिसे सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं इंग्लिश में, जिसके अंदर व्यक्ति खुद को सुझाव या ऑर्डर देता है। दूसरा है कॉग्निटिव हिप्नोसिस, जिसमें व्यक्ति सम्मोहित करके उसके अवचेतन मन को चेतन मन के लेवल तक अपडेट करते हैं, जिससे रियलिटी को अच्छे से समझा जा सके। तीसरा है ग्रुप हिप्नोसिस, जिसमें किसी भेड़िया समूह को सम्मोहित करते हैं।
चौथा है हिप्नो एनालिसिस। इसमें व्यक्ति के साथ घटित घटना का उस कारण के बारे में पता लगाते हैं जिस कारण वो घटना घटी। और पांचवा वो है जो मैं भी थोड़ी देर बाद रुद्र पर यूज करने वाला हूं। कौन सा है यार, बता जल्दी, अनन्या ने कहा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन। इसमें किसी व्यक्ति सम्मोहित करके उसके पास्ट टाइम की मेमोरीज को रिकवर किया जाता है। यह विद्या व्यक्ति के संपूर्ण काम करता है, चाहे वो व्यक्ति का शरीर हो, दिमाग या भावना या आत्मा। अगर पास के इवेंट बार बार परेशान करते हैं तब इसका यूज करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में यदि हम व्यक्ति को उसके पास की वस्तु को दिखाते हुए सम्मोहित करके उस वस्तु से जुड़ी सारी पास की मेमोरी रिकवर कर सकते हैं। यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हिप्नोसिस से इतने सब कर सकते हैं, पीयूष ने कहा। यकीन करना पड़ेगा भाई। एक कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मती हो तू सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पत निशान। अर्थात बार बार प्रयास करने से बुद्धिहीन मस्तिष्क भी काम करने लगता है। सम्मोहन में भी यही किया जाता है, एक ही बात को बार बार दोहराया जाता है। इसी दोहराव से व्यक्ति अपने अवचेतन मन में चला जाता है और फिर वो उन सुझावों को सत्य मानने लगता है और उनके बारे में जानने की कोशिश करने लग जाता है। मतलब अब तू रुद्र को हिप्नोटाइज करने वाला है, समीर ने कहा। बिल्कुल सही समझा, अर्जुन ने कहा। तो फिर शुरू करें, अनन्या ने कहा। हाँ करते हैं। रुद्र एक काम कर, तू लेट जा बेड पर ही, अर्जुन ने कहा। ठीक है। इतना कहकर रुद्र बेड पर लेट जाता है। रुद्र अकेला बेड पर लेटा हुआ था। अर्जुन उसके पास में ही कुर्सी लगाकर उसके सामने बैठा था। अनन्या, पीयूष और समीर वहीं पर अर्जुन के पास खड़े हुए थे। याद रखना, कोई भी बात मत करना, जरा सी भी नहीं। मुझे इस कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब समझते हो ना, अर्जुन ने कहा। हाँ हाँ पता है, यानी कि सुई भी यदि गिरे तो आवाज ना आए, पीयूष ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि यदि तुमने जरा सी भी बात करी तो हो सकता है रुद्र हिप्नोसिस से बाहर आ जाए, और यदि वो एक बार बाहर आ गया तो मैं उसे दोबारा हिप्नोटाइज नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत एकाग्रता चाहिए होती है और इतनी मेरे पास नहीं है, समझे? हाँ समझ गए, अनन्या ने कहा। अर्जुन ने अपने हाथ में रुद्र के बचपन की फोटो पकड़ रखी थी। अर्जुन वो फोटो रुद्र के आंखों के सामने ले जाता है और वहीं पर उसके चेहरे के सामने लाकर रोक देता है। ये फोटो दिख रही है रुद्र तुम्हें? अर्जुन ने कहा। हाँ दिख रही है, रुद्र ने जवाब दिया। इस फोटो को गौर से देखो रुद्र, और याद करने की कोशिश करो कि ये फोटो कब खींची गई थी। गौर से देखो रुद्र और याद करने की कोशिश करो। देखो इस फोटो में तुम स्कूल ड्रेस में हो। अपने स्कूल के दिन याद करो रुद्र, याद करो अपना बचपन। अर्जुन बार बार रुद्र से कह रहा था, रुद्र याद करो रुद्र, ये फोटो कब खींची गई थी, याद करो रुद्र। रुद्र लगातार उस फोटो को देखे जा रहा था और उस फोटो को देखते ही उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। रुद्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। रुद्र तुम्हें कुछ याद आ रहा है? याद करने की कोशिश करो रुद्र, याद करो, अर्जुन ने धीरे से कहा। हाँ मुझे याद आ रहा है, रुद्र ने धीरे से जवाब दिया। बताओ रुद्र, तुम्हें क्या याद आ रहा है? तुम क्या देख पा रहे हो? मैं देख पा रहा हूं कि मैंने स्कूल ड्रेस पहनी हुई है और मैं बहुत खुश हूं, रुद्र बताते बताते रुक जाता है। और बताओ रुद्र, क्या याद आ रहा है तुम्हें? बताओ रुद्र। मैं देख रहा हूं कि मैं स्कूल ड्रेस पहनकर अपने घर के बाहर खड़ा हूं। उस दिन को याद करते करते रुद्र की आंखों के सामने उस दिन का सीन चलने लग जाता है और वो देखता है कि रुद्र ने स्कूल ड्रेस पहनी हुई है और वो अपने घर के सामने खड़ा हुआ है। स्माइल करो रुद्र बेटा, स्माइल, रुद्र के सामने खड़े आदमी ने कहा, पर रुद्र को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। ऐसे करूं?
रुद्र ने हंसते हुए कहा। हाँ बेटा, ऐसे। अब मेरे साथ बोलो, चीज चीज। रुद्र ने कहा। फोटो खींचने की आवाज आती है। क्लिक। खींच दी हमारे रुद्र बेटे की फोटो। रुद्र के पिता तेज बहादुर ने वहां पर आते हुए कहा। हाँ हाँ, खींच दी। एक आदमी की आवाज आती है। चलो भाई, अब एक मेरे बेटे के साथ मेरी भी फोटो खींच दो। तेज बहादुर ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, आवाज आती है। ए जी, रुद्र के साथ फोटो बाद में खींच लेना, पहले उसे स्कूल छोड़ाइए, वरना उसे देर हो जाएगी। और वैसे भी आप थोड़ी कहीं जा रहे हैं, आपको तो हमेशा यहीं रहना है। रुद्र की मां ने वहां पर आते हुए कहा। रुद्र की मां ने रुद्र के स्कूल का बैग अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। पर लता, जिंदगी का क्या भरोसा, कब चली जाए क्या खबर। ए जी, आप भी ना कैसी कैसी बातें करते, छोड़िए ये सब और ये लीजिए रुद्र का बैग। राम काका, ओ राम काका, तेज बहादुर ने राम काका को आवाज लगाते हुए कहा। आया मालिक, राम काका की आवाज आती है। कुछ ही देर में वहां पर राम काका आ जाते हैं और तेज बहादुर के हाथ में रुद्र के स्कूल का बैग देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें क्यों बुलाया है। राम काका तेज बहादुर के हाथ से रुद्र का बैग लेते हुए कहते हैं, दीजिए मालिक। चलो रुद्र बेटा, तेज बहादुर ने कहा। 2 मिनट, रुद्र की मां ने कहा। रुद्र की मां नीचे बैठती है और कहती है, रुद्र बेटा, मेरी मिठाई भूल गए तुम देना। नहीं मां, अभी दे देता हूं। रुद्र ने अपनी मां के गालों पर किस करते हुए कहा। और मेरी मिठाई रुद्र बेटा, तेज बहादुर ने नीचे बैठते हुए कहा। ये रहा पापा। रुद्र ने तेज बहादुर के गालों पर किस करते हुए कहा। चलो अब स्कूल चले, तेज बहादुर ने कहा। हाँ पापा, चलिए, रुद्र ने प्यार से कहा। राम काका रुद्र को अपनी गोद में उठाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। उन्हीं के साथ तेज बहादुर भी वहां से चले जाते हैं। राम काका रुद्र को लेकर जिप्सी में बैठते हैं और तेज बहादुर पीछे बैठते हैं। राम काका जिप्सी चालू करते हैं और वो लोग स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग मेघ के स्कूल पहुंच जाते हैं। तेज बहादुर रुद्र को स्कूल के गेट पर छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। रुद्र के स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे जो अपनी अपनी क्लास में जा रहे थे। रुद्र धीरे धीरे चलते चलते अपनी क्लास में जाता है और देखता है कि अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई थी। क्लास के अंदर उसी की उम्र के बहुत सारे बच्चे थे जो आपस में बातें कर रहे थे। क्लास के अंदर बहुत शोर हो रहा था। अरे रुद्र, तू आ गया? आजा, मेरे पास बैठ जा, बेंच पर बैठे बच्चे ने कहा, जो अजय के बचपन की तरह ही लग रहा था। थैंक यू अजय। रुद्र अजय के पास जाकर बैठ जाता है। आज खाने में तू क्या लाया रुद्र? अजय ने रुद्र से पूछा। मम्मी ने ना मेरे टिफिन में आलू के पराठे दिए हैं। वाह, फिर तो खाने में मजा आ जाएगा। कि तभी बेल बजने की आवाज आती है। टर टर। क्लास में जो बच्चे बात कर रहे थे चुप हो जाते हैं और बात करने लगते हैं। मैम आ रही हैं, चुप हो जाओ, मैम आ रही हैं। रुद्र, ओ रुद्र, रुद्र। रुद्र के पीछे से एक लड़की की आवाज आ रही थी। रुद्र पीछे देखने ही वाला था कि तभी वहां उनकी क्लास की टीचर आ जाती है। सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, गुड मॉर्निंग मिस। मैम को क्लास में आता हुआ देखकर रुद्र पीछे नहीं देखता है और वो भी खड़ा हो जाता है। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, बैठ जाओ आप लोग, टीचर कहती है। टीचर ने साड़ी पहनी हुई थी और अपने हाथ में बैग पकड़ा हुआ था। रुद्र को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। रुद्र अजय के साथ बातें करने लग जाता है। यार, तूने होमवर्क किया है क्या? रुद्र ने अजय से कहा। हाँ यार, किया है ना, तूने किया है क्या?
नहीं यार, नहीं किया, मैं टेबल लिखना भूल गया। तू मुझे तेरी कॉपी चेक करवाने के लिए दे देगा क्या? यार चल, नहीं यार प्लीज। चल ठीक है, दोस्त है तू मेरा इतना, तो मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूँ, अजय ने कहा। थैंक यू मेरे दोस्त, तू ही है मेरा दोस्त। टीचर सभी क्लास के बच्चों की अटेंडेंस ले रही थी। अमित, टीचर ने कहा। यस मैम, एक बच्चे ने कहा। अमन, टीचर ने कहा। यस मैम, एक और बच्चे ने कहा। अजय, यस मैम, अजय ने खड़े होते हुए कहा। हिमांशु, मनोज, शुभम, विराट। टीचर एक एक करके सब बच्चों के नाम ले रही थी और उनकी अटेंडेंस लगा रही थी, और सभी बच्चे अपनी अपनी जगहों पर खड़े होकर यस मैम किए जा रहे थे। रुद्र, टीचर की आवाज आती है। रुद्र अपनी जगह पर खड़ा होता है और कहता है यस मैम। और रुद्र बेटा कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं मैम। जब रुद्र मैम का चेहरा देखता है तो देखता ही रह जाता है। रुद्र की टीचर और कोई नहीं, छाया थी, जिसे 19 साल पहले जला दिया गया था। छाया ने सभी बच्चों की अटेंडेंस ले ली थी। तो बच्चों, आप लोग अपना होमवर्क करके लाए हैं ना? मैंने कहा था ना आपसे कि 5 तक की टेबल लिख कर लाना। आप लोग लाए हैं ना? छाया ने कुर्सी पर बैठे बैठे कहा। यस मैम, सब बच्चों की एक साथ आवाज आती है। वेरी गुड, तो फिर फर्स्ट रो से शुरू करते हैं। एक एक सभी बच्चे अपने कॉपी पेन लेकर आते जाओ और अपना होमवर्क चेक करवाते जाओ। यस मैम, सभी बच्चों ने एक साथ कहा। एक एक करके सभी बच्चे छाया के पास अपनी कॉपी लेकर जाने लगते हैं और अपना होमवर्क चेक करवाने लगते हैं। अजय पक्का ना, मैं तेरा होमवर्क चेक करवा दूं? रुद्र ने अजय से कहा। हाँ यार, करवा देना, अजय ने जवाब दिया। रुद्र, रुद्र, ओ रुद्र। रुद्र के पीछे से एक लड़की की आवाज आती है। क्या है यार? रुद्र ने पीछे मुड़ते हुए कहा। मैं मैम को बता दूंगी कि तू होमवर्क करके नहीं आया है, एक लड़की की आवाज आती है। अगर तूने बताया ना तो मैं तुझसे कट्टी हो जाऊंगा, समझी तू? अगला कौन है? जल्दी आओ, छाया की आवाज आती है। रुद्र जा, तेरा नंबर आ गया, अजय ने कहा। हाँ ठीक है, जाता हूं। रुद्र अजय की कॉपी उठाता है और डरते हुए अपनी टीचर यानी छाया के पास जाने लगता है। क्या हुआ रुद्र, तुम्हारे पैर में चोट लगी है क्या जो तुम धीरे धीरे चल रहे हो? जल्दी जल्दी चलो बेटा, मुझे होमवर्क चेक करके तुम लोगों को पढ़ाना भी है, छाया ने कहा। यस मैम, बस आ ही रहा हूं, रुद्र ने छाया के पास बढ़ते हुए कहा। रुद्र छाया के पास अजय की कॉपी लेकर पहुंच जाता है। जब रुद्र अपनी कॉपी उसकी टीचर छाया को देता है तो उसके हाथ कपकपाने लग जाते हैं। छाया रुद्र के हाथ में से उसकी कॉपी ले लेती है। जब छाया रुद्र की कॉपी देखती है तो समझ जाती है कि वो रुद्र की हैंडराइटिंग नहीं है। रुद्र बेटा, ये तुमने लिखा है? छाया ने प्यार से पूछा। रुद्र हकलाते हुए कहता है, यस मैम, मैंने लिखा है। अच्छा ठीक है, फिर फॉरहेड साका क्या होता है, बताओ? रुद्र सोचने लग जाता है। बताओ रुद्र बेटा, यदि तुमने लिखा है तो तुम्हें पता ही होगा ना कि फॉरहेड साका क्या होता है। रुद्र को जवाब नहीं देता है। छाया उस कॉपी को पलट देती है और उसके फ्रंट पेज पर लिखा नाम पढ़ने लग जाती है। जब छाया उस कॉपी पर लिखा नाम पढ़ती है तो कहती है, तो अच्छा ये अजय की कॉपी है। अजय बेटा, तुम्हें तो मैं इसकी थोड़ी देर से पनिशमेंट दूंगी, पहले रुद्र को दे दूं। चलो रुद्र, अपने हाथ आगे करो। सॉरी मैम, सॉरी, अब फिर कभी नहीं करूंगा। नहीं बेटा, पनिशमेंट तो तुम्हें आज मिलेगी ही, तभी तो तुम अपना होमवर्क करना भी याद रखोगे और फिर दोबारा किसी और की कॉपी चेक करवाने को नहीं सोचोगे। छाया अपनी टेबल पर रखा डस्टर उठा लेती है और जोर से कहती है, चलो रुद्र, अपने हाथ आगे करो। सॉरी मैम, रुद्र ने कहा। मैंने कहा अपने हाथ आगे करो। रुद्र डरते डरते अपने हाथ आगे कर लेता है। छाया जोर से अपना हाथ ऊपर हवा में उठाती है और वो डस्टर रुद्र के हाथ में मारने लगती है। रुद्र जोर से चिल्लाता है, नहीं मैम, नहीं, नहीं मैम। रुद्र नहीं मैम, नहीं मैम बोलते हुए हिप्नोसिस से बाहर आ जाता है। रुद्र पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। रुद्र बिस्तर पर से उठता है और अपने हाथ देखने लग जाता है। क्या हुआ रुद्र, तू ठीक है ना? पीयूष ने कहा। हाँ ठीक हूं, पानी देना मुझे, जरा मेरा गला सूख रहा है, रुद्र ने अपने हाथ को देखते हुए कहा। हाँ अभी देती हूँ, कहते हुए अनन्या पास में ही रखी पानी की बोतल उठाती है और रुद्र को दे देती है।
रुद्र वो पानी की बोतल अनन्या के हाथ से लेता है और जल्दी से खोलकर उसका पानी पीने लग जाता है। पीयूष कुछ देर से नोटिस कर रहा था कि रुद्र जब से हिप्नोसिस से बाहर आया था अपने हाथ को देखे जा रहा था। यार रुद्र, ये तूने अपने हाथ में क्या देख रहा है? चोट समीर को लगी है और हाथ तू अपना देख रहा है, पीयूष ने कहा। रुद्र पीयूष की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। यार रुद्र, तुझे तेरे बचपन के बारे में कुछ याद आया क्या? समीर ने कहा। हाँ यार आया, रुद्र ने जवाब दिया। तो यार तू चुप क्यों बैठा है? जरा हमें भी तो बता कि तुझे क्या याद आया, अनन्या ने कहा। रुद्र अपने सभी दोस्तों को बताता है जब वो हिप्नोटाइज हो जाता है तो उसने क्या क्या देखा। जब रुद्र अपने सारे दोस्तों को बता देता है कि उसने क्या देखा तो उसके सभी दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। सभी हैरानी के साथ रुद्र को देखने लग जाते हैं। तो इसका मतलब 19 साल पहले जिस औरत को जलाया गया था वो तेरी स्कूल टीचर थी जिसके पास तू बचपन में पढ़ता था, अर्जुन ने कहा। हाँ भाई हाँ, और उनका नाम कृति छाया था, लेकिन सब उन्हें छाया के नाम से बुलाते थे, रुद्र ने कहा। पर ऐसा कैसे हो सकता है यार? ये कितना हॉरिफिक है। कोई एक टीचर को कैसे जला सकता है? अनन्या ने कहा। हाँ यार, पर अब वही तो पता करना है कि उसे जलाया क्यों गया था, समीर ने कहा। रुद्र, क्या तुझे और भी कुछ याद है? अर्जुन ने कहा। नहीं यार, और कुछ ज्यादा याद नहीं है मुझे, पर हाँ एक लड़की मेरे पीछे बैठी हुई थी जो बार बार पीछे से मुझे रुद्र रुद्र कहकर आवाज दे रही थी। उसका चेहरा नहीं देख पाया मैं। एक और चीज, मैं अजय के बगल में बैठा हुआ था, उसने मेरे लिए सीट सेव करके रखी थी। और तुम्हें पता है, क्लास में मैं अपना होमवर्क करके नहीं गया था तो उसने अपने होमवर्क की कॉपी मुझे दे दी थी। क्या बात कर रहा है यार? अजय ने अपने होमवर्क की कॉपी तुझे दे दी? वही अजय जो तुझे अब किसी न किसी केस में फंसाकर सलाखों के पीछे करना चाहता है, समीर ने कहा। हाँ यार, अजय और मैंने तुम्हें पहले भी तो बताया था कि बचपन में अजय और मैं साथ साथ मेघ की स्कूल में पढ़ा करते थे। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो फिर तुम्हारे बचपन में ऐसा क्या हुआ था कि तुम दोनों दोस्त से दुश्मन बन गए, अर्जुन ने कहा। वही तो मुझे पता नहीं है यार कि हमारे बीच बचपन में ऐसा क्या हुआ था कि हम दोनों दोस्त से दुश्मन बन गए थे। मुझे लगता है हमें अजय से हेल्प लेना चाहिए और उससे पूछना चाहिए, शायद उसे कुछ याद हो बचपन के बारे में, समीर ने कहा। पर तुझे लगता है वो हमारी मदद करेगा, अर्जुन ने कहा। मुझे तो नहीं लगता, पीयूष ने कहा। मुझे भी, रुद्र ने कहा। तो फिर क्या करें, अनन्या ने कहा। यार फिलहाल तो मुझे लगता है कि हमें सो जाना चाहिए क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। 3 बज गए यार, बातें करते करते पता ही नहीं चला। हम सुबह उठकर सोचते हैं ना कि हमें आगे क्या करना चाहिए, पीयूष ने कहा। पहली बार इस मोटे ने कुछ काम की बात की है। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं तो जा रही हूँ अपने कमरे में सोने। गुड नाइट, अनन्या ने उस कमरे से बाहर जाते हुए कहा। चलो यार, अब हम भी सोते हैं। पीयूष बेड पर उसके पैरों के पास पड़े चादर को उठाता है और ओढ़कर सोने लग जाता है। समीर भी उसके बगल में लेट जाता है। रुद्र भी सोने के लिए लेटने ही वाला था कि तभी उसे जोर जोर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। यार ये तेरा टाइगर फिर भौंकने लग गया, इसे चुप करा कर आना, पीयूष ने कहा। यार ये मेरा टाइगर नहीं है, कोई और कुत्ता है, रुद्र ने कहा। अब तेरे मोहल्ले में और कौन सा कुत्ता आ गया, समीर ने कहा। अर्जुन खिड़की के पास जाता है और कहता है, यार आवाज गौर से सुनो, ऐसा लग रहा है जैसे आवाज बहुत दूर से आ रही है। सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही है। हाँ यार सही कहा, रुद्र ने कहा। यार लगता है आज की रात जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मेरी दादी कहती थी रात के वक्त कुत्तों का रोना शुभ नहीं होता, ये संकेत होता है कि कुछ तो जरूर बुरा होने वाला है, पीयूष ने कहा। पता नहीं आज रात क्या होने वाला है, रुद्र ने कहा। तन्वी अभी तक बेड के ऊपर बैठकर रो रही थी। नहीं, मैं कुलदीप को ऐसे नहीं जाने दे सकती, मुझे उसे रोकना होगा, उसे समझाना होगा, तन्वी ने खुद से कहा। हाँ मैं रोकूंगी उसे, मैं समझाऊंगी उसे, मनाऊंगी उसे, वो मुझसे नाराज नहीं हो सकता है। तन्वी अपनी जगह से उठती है, जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाकर पहनती है और कमरे से बाहर चली जाती है। हवेली के बाहर बहुत अंधेरा था, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सर सर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। जल्दी जल्दी में तन्वी स्लीपर पहनना भूल गई थी और वो नंगे पैर आगे बढ़ते हुए जा रही थी। तन्वी ने अपने हाथ में मोबाइल फोन पकड़ कर रखा था। वो कुलदीप को फोन करती है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। कुलदीप के फोन में
बेल तो जाती है, पर कुलदीप उसका फोन नहीं उठाता है। कहां चले गए कुलदीप? अब मैं तुम्हें कहां पर ढूंढूं? तन्वी ने कुलदीप को ढूंढते हुए कहा। तन्वी के बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो कुलदीप को कहां पर ढूंढे। वो आधे घंटे से भटक रही थी, पर उसे कुलदीप अभी तक नहीं मिला था। वो अब थकने लग गई थी। उसके पैरों ने उसका साथ छोड़ना शुरू कर दिया था। तन्वी बहुत थक गई थी। उससे अब बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था। तभी उसे एक पीपल के पेड़ के पास बैठने के लिए जगह दिखती है और वो वहां पर जाकर बैठ जाती है। हवाएं तेज तेज चल रही थीं, जिस वजह से पीपल के पत्तों के जोर से हिलने के कारण एक फुसफुसाहट सी आवाज आती थी और ऐसा लगता था कि कोई आपके आसपास बातें कर रहा है। तन्वी को कई बार ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे बैठकर बातें कर रहा है, पर जब भी वो पीछे मुड़ती तो सिवाय उसे पीपल के पेड़ के तने के कुछ और नजर नहीं आता था। तन्वी पीपल के पेड़ के पास बैठी हुई थी कि तभी तन्वी को कुलदीप के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। तन्वी, तन्वी, तन्वी। तन्वी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और मन ही मन सोचने लग जाती है कि ये कुलदीप की आवाज कहां से सुनाई दे रही है। वो मुझे कहां से आवाज लगा रहा है। तन्वी अपने आसपास कुलदीप को ढूंढने लग जाती है, पर फिर भी उसे कुलदीप नहीं मिलता है। तन्वी यहां पर आओ, तन्वी यहां पर आओ। कुलदीप की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कुलदीप, तुम कहां पर हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तन्वी ने कुलदीप को आवाज लगाते हुए कहा। मैं यहां पर हूं तन्वी, यहां पर आओ। कुलदीप की फिर आसमान में गूंजती हुई आवाज आती है। कुलदीप मुझे बुला रहा है, शायद उसे मेरी मदद की जरूरत है, तन्वी ने खुद से कहा। रात के 3:30 बज गए थे। तन्वी अपने कदम उस ओर बढ़ाने लग जाती है जिस ओर से कुलदीप की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। दास गांव के सभी लोग गहरी नींद में थे, सिवाय तन्वी और कुलदीप के। गांव के अंदर कोई नहीं भटक रहा था। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। कुलदीप, कुलदीप। तन्वी आवाज लगाते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। तन्वी कई बार कुलदीप को फोन करने की कोशिश कर रही थी। बेल तो जा रही थी, पर कुलदीप अभी भी उसका फोन नहीं उठा रहा था। कुलदीप की अभी भी आवाज सुनाई दे रही थी। यहां पर आओ तन्वी, यहां पर आओ। आवाज का पीछा करते करते तन्वी ऐसी जगह पहुंच जाती है जिससे वो हैरान हो जाती है। वो मेघ गांव के दूसरे दरवाजे के पास पहुंच जाती है। तन्वी मेघ गांव के दूसरे दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, जो कि खुला हुआ था। मेघ के दूसरे दरवाजे के पास सन्नाटा छाया हुआ था। अरे, मैं तो मेघ के दूसरे दरवाजे के पास पहुंच गई। कुलदीप की आवाज तो यहीं से आ रही थी, पर कुलदीप कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? तन्वी ने खुद से कहा। तन्वी दरवाजे के पास खड़ी हुई थी कि तभी उसे अंदर आओ तन्वी, अंदर आओ कुलदीप की आवाज सुनाई देती है। एक पल के लिए तो तन्वी को कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो सोचने लगती है, यदि कुलदीप मुझे बुला रहा है और उसे पता है मैं यहां पर हूं, तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो कहां पर है? अंदर आओ तन्वी, अंदर आओ। मेघ गांव के अंदर से फिर कुलदीप की आवाज सुनाई देती है। तन्वी मन ही मन सोचती है, अंदर जाऊं या नहीं, पर कुलदीप की आवाज फिर से आने के कारण वो मेघ के अंदर अपने कदम बढ़ा देती है। जैसे ही वो अपना पहला कदम मेघ गांव के अंदर रखती है, हवाएं तेज तेज चलने लग जाती हैं। सूखे पत्ते और सूखी मिट्टी हवा में उड़ने लग जाती है। आओ तन्वी, अंदर आओ।
कुलदीप की फिर से आवाज सुनाई देती है। तन्वी फिर से अपने कदम अंदर बढ़ाने लग जाती है। तुम कहां हो कुलदीप? तुम मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? बोलो कुलदीप, कुछ तो बोलो। तुम कहां पर हो? तुम ठीक तो हो ना? और तुम यहां पर इस सुनसान गांव में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना यहां पर आना मना है? तन्वी कुलदीप को ढूंढते हुए कहती है, पर कुलदीप का कोई जवाब नहीं आता है। कुलदीप की आवाज भी आनी अब बंद हो गई थी। कुलदीप, कुलदीप, कहां पर हो तुम? तन्वी आवाज लगाती है, पर कोई जवाब नहीं आता। तन्वी कुलदीप को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गई थी, पर वो उसे नहीं मिला था। तन्वी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक पल के लिए उसने सोचा कि वो अपने ससुर महेंद्र सिंह को फोन करे और उन्हें कुलदीप को ढूंढने के लिए बोले, पर फिर उसने सोचा कि यदि वो उससे पूछेंगे कि कुलदीप और उसका झगड़ा क्यों हुआ था, तो वो क्या जवाब देगी। इसलिए महेंद्र सिंह को कॉल करने का फैसला वहीं पर वो छोड़ देती है। कुलदीप को ढूंढते ढूंढते तन्वी थक जाती है। उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बचती है। वो बुरी तरह थक चुकी थी। थकावट के कारण उसका गला सूखने लग गया था। उसे प्यास लगने लग जाती है। तन्वी अपने आसपास देखती है कि कहीं पानी है क्या, पर उसे कुछ नहीं दिखता है। काफी सालों से मेघ बंद होने के कारण सारी जमीन बंजर हो चुकी थी। पेड़ पौधे सूख चुके थे। पानी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। मेघ गांव पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। तन्वी का गला प्यास के कारण सूखे जा रहा था। उसके पैरों में अब इतनी भी जान नहीं थी कि वो मेघ गांव में और आगे जाकर कुलदीप को ढूंढ सके। तन्वी मन ही मन सोचने लगती है कि शायद ये सब उसका वहम ही था, जो उसे कुलदीप की आवाज मेघ गांव के अंदर से सुनाई दे रही थी। वो सोचने लगती है कि कुलदीप आखिर यहां पर क्यों आएगा, और वैसे भी इस गांव के अंदर आना मना है। वो मेघ गांव से वापस बाहर जाने का मन बना लेती है और मेघ के दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तन्वी अभी बस एक दो कदम चली ही थी कि तभी उसे पानी भरने की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाल्टी से कुएं का पानी खींच रहा हो। टप 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 बाल्टी का पानी कुएं के अंदर गिरने की आवाज आती है। तन्वी मन ही मन सोचने लगती है कि पानी की आवाज कहां से आ रही है, कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे। तन्वी फिर से वापस आगे मेघ के दूसरे दरवाजे की ओर बढ़ने लग जाती है। वो फिर 2-3 कदम आगे ही चली थी कि उसे फिर से कुएं से पानी खींचने की आवाज आती है। प्यास के कारण तन्वी का गला इतना सूखने लग गया था कि वो कुछ नहीं सोचती है और अपने कदम वापस पीछे बढ़ाती है और जिस ओर से कुएं का पानी खींचने की आवाजें आ रही थीं, उस ओर बढ़ने लग जाती है। जैसे जैसे तन्वी उस आवाज के करीब जाती जा रही थी, कुएं से पानी खींचने की आवाज और तेज होती जा रही थी। पानी खींचने की आवाज के साथ चूड़ियों की भी आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत कुएं से पानी खींच रही हो। जब तन्वी उस आवाज का पीछा करते करते वहां तक पहुंचती है जहां से आवाज आ रही थी, तो वो देखती है कि कुएं पर एक लाल साड़ी पहनकर एक औरत खड़ी हुई थी, जो बाल्टी से कुएं का पानी खींच रही थी और एक बड़े से मिट्टी के घड़े के अंदर डाल रही थी। उस औरत ने अपने सिर पर पल्लू ओढ़ कर रखा हुआ था, जिस कारण तन्वी को उसका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा था। तन्वी
उस औरत को वहां पर देखकर हैरान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि यह औरत कौन है। मेघ गांव तो कई सालों से बंद है, तो फिर ये यहां पर क्या कर रही है? पानी क्यों खींच रही है, वो भी इतनी रात को? कहीं ये मेघ की चुड़ैल तो नहीं, जिसकी हर कोई बात करता रहता है? तन्वी यही सब सोच रही थी कि तभी उसे याद आता है कि जब पिछली बार अनन्या को ढूंढते हुए वो और उसके दोस्त लोग मेघ गांव के अंदर घुसे थे, तो इसी कुएं के पास आए थे। और ये मायावी कुआं है जिसके पास मेघ गांव के सरपंच धनपत राय की लाश मिली थी, जैसा कि राम काका ने उन्हें बताया था। तन्वी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके हाथ पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। वो पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी और उसके हाथ पैर कंपकपा रहे थे। कुएं पर खड़ी औरत बाल्टी से कुएं के अंदर का पानी खींचती है और नीचे रखे मटके में डालने लगती है। पानी मटके के अंदर गिरने की आवाज आती है। मटके के अंदर पानी फुल हो जाता है और वो बाहर निकलकर गिरने लग जाता है। पानी भरने के बावजूद भी वो औरत लगातार उस मटके के अंदर पानी डालती रहती है और वो औरत जब तक उस मटके में पानी डालती है, जब तक कि बाल्टी में पानी खाली नहीं हो जाता है। जैसे ही उस बाल्टी में पानी खाली होता है, वो औरत धीरे से अपनी मुंडी घुमाकर तन्वी की तरफ देखती है। तन्वी उस औरत को देखकर डर जाता है। तन्वी को उस औरत का चेहरा अभी भी नहीं दिख रहा था, पर उस घूंघट में से उस औरत की आंखें तन्वी को साफ साफ नजर आ रही थीं, जो तन्वी को घूरे जा रही थी। आओ तन्वी, मेरे पास आओ, तुम्हें प्यास लगी थी ना? आओ तन्वी, मेरे पास आओ, कुएं के पास खड़ी औरत ने कहा। तन्वी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो मूर्ति बनकर अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। आओ तन्वी, आकर अपनी प्यास बुझा लो। देखो यहां पर कितना सारा पानी है, उस औरत ने कहा। पता नहीं उस औरत की आवाज में क्या जादू था। जब वो औरत तन्वी को अपने पास बुलाती है, तो तन्वी उसकी आवाज सुनकर उस औरत की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। तन्वी धीरे धीरे उस औरत की तरफ बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस औरत की आवाज सुनकर तन्वी के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई हो। आओ तन्वी, मेरे पास आओ। आओ तन्वी, शाबाश। तन्वी धीरे धीरे चलकर उस औरत के पास पहुंचकर रुक जाती है। वो औरत फिर से अपनी बाल्टी कुएं के अंदर डालती है। घिरनी के घूमने की आवाज आने लगती है। बाल्टी के पानी के अंदर गिरने की थप से आवाज आती है। जब बाल्टी पानी से भर जाती है, तो वो औरत बाल्टी खींचने लग जाती है। घिरनी के फिर घूमने की आवाज सुनाई देने लगती है। जब वो घिरनी घूम रही थी, तो तन्वी की नजर उस घिरनी पर पड़ती है और वो देखती है कि वो औरत जो पानी खींच रही थी, उसका हाथ आधा जला हुआ था। उसकी चमड़ी निकली हुई थी। तन्वी डर तो जाती है उसे देखकर, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती है। अंदर ही अंदर उसकी और प्यास बढ़ने लग जाती है। वो औरत बाल्टी में पानी खींच लेती है। लो तन्वी, तुम पानी पी लो। तन्वी अपने पैरों के बल नीचे बैठ जाती है और अपने हाथ पानी पीने के लिए आगे बढ़ाने लग जाती है।
वो औरत बाल्टी का पानी तन्वी के हाथ में गिराने लग जाती है। तन्वी धीरे धीरे पानी पीने लग जाती है। तन्वी उस औरत के हाथ से पानी पी ही रही थी कि तभी उसकी नजर उस औरत के पैरों पर पड़ती है और वो देखती है कि उस औरत के पैर उल्टे हैं। उस औरत के उल्टे पैर देखकर तन्वी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तन्वी की प्यास बुझने के बाद भी उसकी प्यास और बढ़ने लग जाती है और वो पानी पीना बंद कर देती है। वो धीरे से अपना चेहरा ऊपर करती है। जब तन्वी अपना चेहरा उस औरत के चेहरे को देखने के लिए ऊपर करती है तो उसी वक्त एक तेज हवा का झोंका आता है, जिस कारण उस औरत के सिर पर का घूंघट हवा में उड़ जाता है और तन्वी उसका चेहरा देख लेती है। जैसे ही तन्वी उसका चेहरा देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। उस औरत का चेहरा देखकर तन्वी सहम जाती है। तन्वी के सामने और कोई नहीं बल्कि मेघ की चुड़ैल छाया खड़ी हुई थी, जिसका आधा चेहरा जला हुआ था। तन्वी के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तन्वी वहां से भागने का सोचने लगती है, पर जब वो अपने पैर उठाने की कोशिश करती है तो उसके पैर वहां से उठ नहीं पाते हैं। उसको ऐसा लगता है जैसे उसके पैर वहीं पर जम गए हों। वो औरत तन्वी की आंखों में देखकर हंसने लग जाती है। कैसी हो तन्वी तुम? उस औरत ने कहा। कौन हो तुम? तन्वी ने डरते हुए कहा। मैं तन्वी, तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं छाया, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो तन्वी? हमारा तो पुराना नाता है, भूल गई? तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी से मैंने ही तो तुम्हें गायब किया था, तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके। उस औरत ने हंसते हुए कहा। देखो, छोड़ दो मुझे और जाने दो प्लीज, तन्वी ने छाया के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा। छोड़ दूंगी तन्वी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाकर, जैसे आज से 19 साल पहले मेरी आत्मा को मुक्ति दिलाई गई थी। मैं तुम्हारी चीख सुनना चाहती हूं। जैसी मेरी चीखों से उस रात ये गांव गूंज उठा था, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारी चीखों से ये गांव फिर से गूंजवाना चाहती हूं। बड़ा सुनसान हो गया है ये गांव, काफी टाइम हो गया है किसी की चीख गूंजे हुए। क्यों ना तुमसे ही शुरुआत की जाए? नहीं, देखो मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हमारा तो कुछ लेना देना ही नहीं है। तन्वी ने अपनी जान की भीख मांगते हुए उस औरत से कहा। लेना देना तो है तन्वी, आखिर हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, तुम नहीं समझोगी। और तुम ही कैसे भूल सकती हो कि तुम तो दास गांव के सरपंच महेंद्र सिंह ठाकुर की बहू हो। वही महेंद्र सिंह ठाकुर जिसने अपने दोस्तों और साथियों के साथ मिलकर उस रात मुझे जलाया था। छाया की बात सुनकर तन्वी रोने लग जाती है और रोते हुए कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे प्लीज। छोड़ ही तो रही हूं तन्वी, रो मत तन्वी, तुम्हें तो आज बहुत खुश होना चाहिए, आखिर आज तुम्हारा मुक्ति का जो दिन है। छाया ने तन्वी के पास जाते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो ना। तन्वी की रोने की आवाज पूरे मेघ गांव में गूंजने लग जाती है। रात के 4 बज गए थे। रुद्र के कमरे में पीयूष, समीर, अर्जुन तीनों सो चुके थे, पर रुद्र को अभी तक नींद नहीं आई थी। वो बार बार करवटें बदल रहा था। वो कभी इस साइड हो रहा था तो कभी उस साइड। रुद्र सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। आखिर वो नींद
और दिल के बीच की जंग को हार जाता है और उठकर खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है। रुद्र अपने कमरे में लगे कांच की खिड़की से आसमान में चांद को देखने लग जाता है, जिसकी श्वेत लालिमा धरती पर गिर रही थी। पीयूष जोर जोर से खर्राटे लेकर सो रहा था। जब पीयूष के खर्राटों की आवाज अर्जुन के कानों में सुनाई देती है तो उसकी नींद खुल जाती है। जब अर्जुन अपनी थोड़ी सी आंख खोलता है तो देखता है कि रुद्र उसके बगल में नहीं सो रहा था। एक पल के लिए तो वो घबरा जाता है कि रुद्र इतनी रात में कहां पर चला गया, पर वो रुद्र को खिड़की के पास देखता है तो उसके दिल को चैन आता है। यार रुद्र, तू सोया नहीं अभी तक? अर्जुन ने रुद्र से कहा। अरे अर्जुन, तू जाग गया? रुद्र ने कहा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे, तू जाग क्यों रहा है? नींद नहीं आ रही क्या? हाँ यार, नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? अभी तक उस मेघ की चुड़ैल के बारे में सोच रहा है क्या, कि उसे क्यों जलाया गया था? नहीं यार, उसके बारे में नहीं सोच रहा। फिर किसके बारे में सोच रहा है आधी रात को तू, अपनी नींद खराब करके? यार, तन्वी के बारे में सोच रहा हूं। क्या कहा? तन्वी के बारे में? पर क्यों? पता नहीं, पर बस उसकी बहुत याद आ रही है और फिक्र हो रही है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी मुसीबत में है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। यार भाई रुद्र, तन्वी की फिक्र करना तो छोड़ दे, क्योंकि उसकी फिक्र करने के लिए उसके पास उसका पति कुलदीप है, समझा? अर्जुन ने कहा। रुद्र अर्जुन की बात का कोई जवाब नहीं देता है। यार, मेरी तो एक बात समझ में नहीं आती कि जब तुझे पता है तन्वी अब किसी और की हो चुकी है और वो तेरी इस जन्म में तो कभी नहीं हो सकती, तो तू उसे भूल क्यों नहीं जाता? एक नई जिंदगी शुरू क्यों नहीं करता है? कैसे करूं नई जिंदगी शुरू यार? तन्वी तो मेरी जिंदगी थी, अब वो किसी और की हो गई तो क्या मैं उसे चाहना भूल जाऊं? क्या यही प्यार होता है? प्यार ये नहीं होता अर्जुन, किसी को पाने की उम्मीद छोड़कर उसे चाहना ही प्यार होता है। यार, अब मैं कैसे समझाऊं तुझे? एक काम कर, चल तू छत के ऊपर चल। क्या कहा? छत के ऊपर? इतनी रात में? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। यार, छत के ऊपर जाने को बोल रहा हूं, मैं गांव में नहीं जो तू इतना डर रहा है, समझा? पर वही तो पूछ रहा हूं, क्यों? यार तू चल तो। अर्जुन ने रुद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा। अर्जुन रुद्र का हाथ पकड़ता है और उसे छत के ऊपर ले जाने लगता है। अर्जुन और रुद्र छत के ऊपर पहुंच जाते हैं। छत के ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी और आसमान को काले बादलों ने घेरे रखा हुआ था। यार, अब बताएगा तू इतनी रात में मुझे छत पर क्यों लाया है? रुद्र ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन रुद्र की बात का कोई जवाब नहीं देता है। वो अपनी जेब में से अमेरिकन ग्लोब सिगरेट का पैकेट निकालता है और उस पैकेट में से एक सिगरेट निकालकर लाइटर से उसे जलाने लग जाता है। क्या यार, तू मुझे छत पर सिगरेट पीने के लिए लेकर आया? कमरे पर ही पी लेते, रुद्र ने कहा। अर्जुन सिगरेट का कश खींचते हुए कहता है, नहीं यार, सिगरेट पीने के लिए नहीं लेकर आया हूं। फिर किस चीज के लिए लेकर आया है? यही बताने कि अभी तुझे किसी और चीज पर फोकस करना चाहिए और तू किसी और चीज पर फोकस कर रहा है। मतलब ये कि भाई, अभी तू तन्वी की फिक्र करना छोड़ दे और उस औरत के बारे में सोच जिसे आज से 19 साल पहले जलाया गया था। हमें उसे इंसाफ दिलाना है, तभी ये खून होना बंद होंगे। हाँ वो तो है, पर तू ही बता हम क्या करें? मुझे तो कोई रास्ता आगे दिखाई नहीं देता जहां से उस औरत के बारे में पता लगा पाए। हाँ यार, ये बात भी है, मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतना कहकर अर्जुन फिर सिगरेट के कश खींचने लग जाता है। कुछ देर बाद जब सिगरेट खत्म होने लगती है तो अर्जुन कहता है, यार चल रहा है, मेरे दिमाग चल रहा है। यार अर्जुन, तेरे दिमाग में अब क्या सिगरेट के धुएं का नशा भी चढ़ने लग गया क्या? ये क्या बातें कर रहा है?
मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। यार रुद्र, अभी जब थोड़ी देर पहले मैंने तुझे हिप्नोटाइज किया था तो तूने बताया था कि यदि कोई तेरी तस्वीर खींच रहा था जो तुझे चीज बोल रहा था। क्या तुझे वो आदमी याद है? कौन था वो? नहीं यार, मुझे नहीं याद। मैं उसकी सूरत देख ही नहीं पाया, बस आवाज सुनाई दे रही थी। शायद इसलिए क्योंकि बचपन में मेरा ध्यान उस समय कहीं और था। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था क्योंकि मैंने होमवर्क नहीं किया था और मैं इसीलिए जाने से बचना चाहता था। मैं यही सोच रहा था कि क्या बहाना बनाऊं। पर एक बात बता, तू उस आदमी के बारे में क्यों पूछ रहा है? उसका इन सब से क्या लेना देना है? लेना देना है मेरे भाई। देख, ये जो तेरे बचपन की फोटो है उस आदमी ने खींची है और तुझे पता है ना, उस भिखारी के संदूक में और तन्वी के हाथ में हमें यही फोटो मिली थी। हाँ याद है। मेरा यह मानना है कि इस फोटो का जरूर कुछ बड़ा कनेक्शन है। इन सब से हमें इस फोटो के पीछे का राज जानना ही पड़ेगा। हमें पता करना होगा कि वो आदमी कौन था जिसने तेरी फोटो खींची थी। पर पता कैसे करें यार, यही तो प्रॉब्लम है। हाँ यार, अर्जुन ने सिगरेट के पैकेट में से दूसरी सिगरेट निकालते हुए कहा। अर्जुन लाइटर से सिगरेट जलाता है और उसके कश खींचने लग जाता है। रुद्र भी अर्जुन के हाथ से सिगरेट का पैकेट लेता है और सिगरेट जलाकर पीने लग जाता है। अर्जुन सिगरेट पीते जा रहा था और अपना मोबाइल चलाता जा रहा था और रुद्र ठंडी ठंडी हवाओं के झोंकों को महसूस करने लग जाता है। रुद्र की सिगरेट पीकर खत्म हो गई थी और अर्जुन ने भी अपनी सिगरेट खत्म कर ली थी, पर अर्जुन अभी तक अपना मोबाइल चला रहा था। अर्जुन की नजर उसके मोबाइल पर से हट ही नहीं रही थी। रुद्र बहुत देर से देख रहा था कि अर्जुन अपना मोबाइल चला रहा है और उसमें कुछ कर रहा है। आज से पहले रुद्र ने अर्जुन को मोबाइल के अंदर इतना घुसे कभी नहीं देखा था। यार अर्जुन, तू मोबाइल के अंदर जब से क्या कर रहा है? रुद्र ने अर्जुन से पूछा। यार किताब पढ़ रहा हूं। क्या कहा? किताब पढ़ रहा है? वो भी इतनी रात को? ये कोई किताब पढ़ने का वक्त है क्या? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। यहां पर मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है और तू है कि मोबाइल में किताब पढ़ रहा है? यार हद होती किताब पढ़ने की। माना तू लेखक है, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तू 24 घंटे किताब ही पढ़ता रहेगा? रुद्र ने थोड़ी सी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। यार बस कर यार, मुझे किताब पढ़ने भी देगा या नहीं? ये जो किताब मैं आधी रात में पढ़ रहा हूं ना, ये तेरे लिए ही पढ़ रहा हूं। मेरे लिए पढ़ रहा है मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। देख, जो मैं किताब पढ़ रहा हूं ना, वो तंत्र शास्त्र की किताब है जिसके अनुसार हम ये पता लगा सकते हैं कि वो जो तेरे बचपन की फोटो है वो भिखारी के पास कैसे पहुंची थी। क्या बात कर रहा है यार? रुद्र ने हैरानी के साथ कहा। सच यार, हम तेरी फोटो का पास देखेंगे। देख, मैं तेरे दिमाग और मेरे दिमाग की सोचने समझने की शक्ति को एक स्तर पर ले जाऊंगा। होगा कुछ ये कि हम दोनों की रूहें अतीत में चली जाएंगी इस फोटो की, और वहां पर पहुंचकर हम इस फोटो से जुड़ी हुई यादें देखेंगे। समझा? यार पूरा तो नहीं समझा, पर कुछ कुछ समझ में आ गया। पर यार एक बात बता, तूने कहा कि हम दोनों की रूहें इस फोटो के अतीत में जाएंगी, पर यदि ऐसा ही था तो अभी थोड़ी देर पहले जब तूने मुझे हिप्नोटाइज किया था उस वक्त तूने टेक्निक यूज क्यों नहीं की? वो इसलिए मेरे भाई, ये विधि इतनी आसान नहीं जितना तू समझ रहा है। और पहले टेक्निक यूज ना करने के पीछे एक और कारण था। वो ये था कि मैं इस विधि के कुछ स्टेप भूल गया था। वही पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था। मैं कल तुझे इस विधि से फोटो के अतीत में ले जाने ही वाला था, पर तेरी रात में नींद खुल गई। सोचा बैठे बैठे किताब ही पढ़ लो और वो टेक्निक मुझे भी मिल गई। ये तो बहुत बढ़िया यार। मैं जानता हूँ आखिर ये फोटो के पीछे क्या कहानी छुपी है। तू बस बता, अब मुझे करना क्या है बस। अर्जुन अपनी जेब में से रुद्र के बचपन की फोटो निकालता है और रुद्र के हाथ में दे देता है। तू इसे पकड़, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं। पर तू जा कहाँ रहा है? मैंने कहा ना, बस आ रहा हूं, बस 2 मिनट रुक, अभी आता हूं। इतना कहकर अर्जुन छत पर से नीचे जाने लगता है।